वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते रात हो चुकी थी। घर के सभी फैमिली मेंबर एक बार फिर डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे, लेकिन इस जगह पर सिर्फ रॉकी, निताशा और काजल ही नहीं थे। वहीं अंश, जो अभी अभी डाइनिंग एरिया में आया था, पीटर को ऑर्डर देते हुए बोला, पीटर, मेरा और काजल का खाना कमरे में भिजवा दो, और हाँ, आज चिकन लाना मत भूलना, ओके। इतना कहकर अंश प्यार से डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई आशी के सर पर हाथ फेर कर वहां से जाने लगा कि तभी अचानक आशी ने अंश का हाथ पकड़ लिया, और अचानक आशी के हाथ पकड़ने पर अंश थोड़ा कंफ्यूज होकर उसे देखने लगा। तो आशी मासूम सा चेहरा बनाकर अपने भाई की तरफ देखते हुए बोली, भाई, आप जब से आए हैं हमने एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त नहीं बिताया। हम लोग हर वक्त बिजी रहते हैं, तो क्या आप अभी भी थोड़ा वक्त मेरे साथ नहीं बिताओगे? क्या आपको अपनी आशी से बात करने का दिल नहीं कर रहा क्या? और अपनी बहन की बात को सुनकर अंश उसे देखता रह गया। उसने एक नजर उठाकर ऊपर काजल के कमरे की तरफ देखा, क्योंकि वह फिलहाल काजल के साथ खाना खाना चाहता था। उसे मालूम था कि जब तक वह काजल को जबरदस्ती खाना नहीं खिलाएगा, वह लड़की खाना नहीं खाने वाली। वैसे भी उसका मूड अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन अब उसकी बहन को भी उसका वक्त चाहिए था। वह कुछ सोचकर आशी से बोला, आशी मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताना चाहता? ऐसा कुछ नहीं है। लाओ, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। इतना कहकर अंश आशी की बगल में बैठी हुई गौरी की तरफ देखता है, जिसके बाद गौरी अंश के इशारे को समझ गई और वह मुस्कुराते हुए चुपचाप अपनी जगह से उठकर दूसरी तरफ ऐना और राहुल के पास जाकर बैठ गई। अब अंश अपने हाथों से आशी को खाना खिलाने लगा, जो देखकर आशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। इसके अलावा डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए बाकी फैमिली मेंबर भी स्माइल करने लगे। क्रिश के चेहरे पर हमेशा की तरह स्ट्रेट एक्सप्रेशन थे, लेकिन आशी के चेहरे की मुस्कान देखकर उसे भी अच्छा लग रहा था। आशी मासूम सा चेहरा बनाकर अपने भाई की तरफ देखते हुए अपने हाथ से खाने का एक निवाला उठाकर उसके मुंह में डालती है, और अंश भी बड़े प्यार से उसके हाथों से खाना खाने लगा कि तभी समर मौके पर चौका मारते हुए आशी को चिढ़ाने वाली भाषा में मुंह बनाकर बोला, ओ माय गॉड बाबा, यह भाई बहन का प्यार, मुझे तो इतनी जोर से रोना आ रहा है कि अभी और इसी वक्त यहाँ बाढ़ आ जाएगी। जरा देखिए तो, इस बंदरिया को कहती है कि यह प्योर वेजिटेरियन है, और अभी अपने भाई की उंगलियों को ऐसे खा रही है जैसे सालों से इसे खाना नहीं मिला। आपको पता है, यह दुनिया का एक ऐसा नमूना है कि जिस वक्त कान्हा जी ने इसे बनाया होगा, हजारों साल देखा होगा, लाखों साल निहारा होगा, और फिर एक बार तो जरूर सोचा होगा, अबे यार, बना तो दिया लेकिन यह है क्या। तो इसी बात पर अर्ज किया है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो तुझ जैसे छछूंदर के पास नहीं है उसे दिमाग कहते हैं। कहते हुए अचानक ही आशी समर की बातों को काट देती है, और अब उसके चेहरे पर एक थोड़े चिढ़ने वाले एक्सप्रेशन थे। आशी, जो कि इमोशनल होकर अपने भाई के हाथों से खाना खा रही थी, मुंह बनाकर अचानक ही टेबल पर रखा हुआ एक एप्पल फेंक कर उसके सर पर मारते हुए बोली, तुझे बड़ी जलन हो रही है छछूंदर कहीं के? तुम्हारे हाथों से खा रही हूं क्या? भाई मेरा, मुंह मेरा, खाना मेरे पति का, घर मेरे ससुर का, और एटीट्यूड मेरे बाप का, तो इसमें तुम्हारी क्यों छाती फट रही है? लंगूर कहीं का, चुपचाप इंसानों की तरह खाना खा लो, वरना अभी इसी खाने में जहर मिलाकर खिला दूंगी। फिर पहुंच जाना कान्हा जी के पास अगली फ्लाइट से और पूछ लेना कि उन्होंने क्या बनाया था। आया बड़ा जलने वाला भाई, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दो, आप तो बस
मुझे खाना खिलाओ कहते हुए आशी मुंह बनाकर अंश का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि तभी समर भी मुंह बनाकर अंश का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए बोला, हाँ हाँ मालूम है सब कुछ तेरा है, लेकिन मुंह तो मेरा है। मुझे जो दिल में आएगा वह कहूंगा। अंश भाई, आप मेरी तरफ देखो और बताओ यह लड़की नमूना है या नहीं। आपको पता है, आपके यहाँ आने से पहले इसने पूरे 4 चॉकलेट के रैपर खत्म किए थे, एक गिलास भरकर मिल्क शेक, व्हाइट सॉस पास्ता, और इसके बाद जब मुझे लगा कि इसका बस हो गया हो तो यह दोबारा डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और आपके हाथों से बैठकर कैसे ठूंस रही है खाना। पता नहीं इतना खाना जाता कहाँ है। मैं तो कह रहा हूँ भाई इसे कम ही खिलाओ। पता चला एक दिन मोटी भैंस बन गई तो सारी दुनिया तो यही कहेगी ना, ओ माय गॉड, डेविल क्वीन कितनी मोटी है। यह तो अपने दुश्मनों के ऊपर बैठकर ही उन्हें मार देगी। हा हा हा। और समर की इन बातों को सुनकर आशी मुंह बनाते हुए गुस्से से दांत पीसकर जैसे ही अपनी जगह से उठने वाली थी, तो समर के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मोटी भैंस बोले। तेरी तो कहते हुए आशी जैसे ही उठ रही थी तभी अंश जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे वापस उसकी जगह पर बिठाते हुए उसका गुस्सा शांत करते हुए बोला, अरे आशी, क्या कर रही है बच्चे, इतना गुस्सा नहीं करते, वह तो मजाक कर रहा है। अब अंश समर की तरफ घूर कर उसके कान लगभग खींचते हुए बोला, समर, खबरदार जो मेरी बहन को नजर लगाई, कान काट दूंगा तुम्हारे। अंश भाई, प्लीज कान छोड़ो, वरना आप कान फोटो या ना काटो, मेरे कान लंबे होकर खरगोश जैसे जरूर हो जाएंगे और फिर सारी दुनिया कहेगी, वह देखो समर खरगोश डेविडसन जा रहा है। आपकी सेटिंग तो हो गई भाई, लेकिन मेरी तो अभी बाकी है। प्लीज मेरे कानों पर थोड़ा दया कर लो, क्योंकि लंबे कानों के साथ तो मुझे कोई लड़की नहीं मिलने वाली। और समर की अजीबोगरीब बातों को सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग मुस्कुराने लगे कि तभी एक कॉर्नर पर बैठी हुई माही यह नजारा देखकर मन ही मन मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो कहती हूँ मत छोड़ो और कान खींचो इसके, और हो सके तो थोड़ी नाक भी, फिर पिछवाड़े में एक झाड़ू लगा देना, मॉडर्न जमाने का चुड़ैल लगेगा। इडियट, मुझे किडनैप करके ले आया और अपनी सेटिंग की बातें कर रहा है। पता नहीं कौन सी बदकिस्मत लड़की होगी जिसकी सेटिंग इसके साथ होगी। मुझे तो बेचारी पर दया आ रही है। कहते हुए माही दिल ही दिल में दांत पीस रही थी। माही ने बहुत धीरे से यह बातें कही थीं, लेकिन इसके बावजूद समर ने उसकी बातें सुन ली थी और वह धीरे से अपनी नजर घुमाकर उसे घूरते हुए बोला, चिंता मत करो, वह बदकिस्मत लड़की तुम तो नहीं होगी। मेरा टेस्ट इतना खराब भी नहीं है। और समर की बात को सुनकर माही भी धीरे से दांत पीसते हुए उसे आंखें दिखाकर बोली, तुम टेस्ट तो तब करोगे ना जब मैं तुम्हें मुंह लगाने दूंगी। मुंह ना तोड़ दूं तुम्हारा। जाओ जाओ, चेहरा धोकर आईने में शक्ल देख कर आओ। माही वालिया नाम है मेरा। मेरे डैड मेरे लिए सब कुछ A1 रखते हैं। फटीचर और खटारा चीज हमारे घर से 200 दूर रहती हैं। मेरे घर के आसपास भी नजर मत आना, वरना मेरे डैड के गार्ड तुम्हें कचरा समझकर डस्टबिन में फेंक देंगे, समझे। और माही की धमकी को सुनकर समर का मुंह बन गया। वह दांत पीसते हुए माही को आंखें दिखाकर बोला, अच्छा इतना गुरूर है अपने आप पर, तो यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो। जाओ बुलाओ अपने डैड के गार्ड को, मैं भी तो देखूं कितनी पावर है उनमें कि मुझे उठाकर फेंकेंगे। समर के ताने को सुनकर माही उसे अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, ओ हेलो, तुम शायद भूल रहे हो, मैं यहाँ शौक से नहीं रह रही, बल्कि तुम लोग मुझे यहाँ किडनैप करके लेकर आए हो। अगर इतना ही सेल्फ रिस्पेक्ट है तो दरवाजा खोलो, जा रही हूँ मैं यहाँ से, बड़े आए। कहकर माही ने मुंह ऐंठ लिया और उसके ताने को सुनकर समर अपनी प्लेट में अपनी चम्मच रखते हुए कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए बोला, ओ हेलो,
मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ तुम्हारा चेहरा देखने का। तुम्हें देखने से अच्छा है मैं सुबह शाम छिपकली को ना देख लूं। वह तो मजबूरी है मेरी जो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है, वरना अभी और इसी वक्त इसी प्लेट में तुम्हें बिठाकर बाहर फेंक कर आता, समझी। अब वह दोनों आपस में कोल्ड वॉर कर ही रहे थे कि तभी अंश ने शरारत से आसी को आंख मारकर धीरे से एक छिपकली उठाकर समर की प्लेट में रख दी, और यह देखकर आसी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह दोनों भाई बहन टेबल के नीचे से एक दूसरे को ताली देते हैं कि तभी समर बेचारा जैसे ही खाना खाने के लिए अपनी प्लेट में देखता है, अगले ही पल अपनी प्लेट में छिपकली देखकर वह जोरों से चीखते हुए अपनी जगह से उछल पड़ा। आ आ आ, छिपकली छिपकली छिपकली, बचाओ बचाओ प्लीज, छिपकली आ गई बचाओ। और अचानक समर के मुंह से बार बार छिपकली सुनकर माही को ऐसा लगा कि समर उसे ही चिढ़ा रहा है, इसलिए वह गुस्से से मुंह बनाते हुए टेबल पर रखा हुआ एक सेरेमिक की प्लेट उठाकर समर के सर पर फोड़ते हुए बोली, तुम इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छिपकली कहने की, वह भी बार बार। मैं तुम्हें छिपकली नजर आती हूँ क्या? आज के बाद मुझे छिपकली कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, आया बड़ा कंजर कहीं का। और अब अचानक समर को, जो कि छिपकली देखकर पहले ही अपनी जगह से उठकर इधर उधर चल रहा था, अचानक ही अपने सर पर प्लेट फूटते हुए देखकर तुरंत ही अपने सर को सहलाते हुए दांत पीसकर माही का हाथ पकड़कर टेबल पर अपनी प्लेट की तरफ धक्का देते हुए बोला, अरे इंसानी छिपकली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारो, तुम्हारी तो जाओ अब अपने रिश्तेदारों से मिलो। इतना कहकर वह जैसे ही माही को अपनी प्लेट की तरफ धक्का देता है, अचानक ही माही का हाथ प्लेट में रखी हुई छिपकली पर पड़ गया, और अब वह भी अपने सामने छिपकली को देखकर तुरंत ही जोर जोर से चिल्लाते हुए उछलते हुए जाने अनजाने समर के ऊपर चढ़ गई। आ छिपकली छिपकली, बचाओ बचाओ बचाओ, छिपकली छिपकली छिपकली, प्लीज बचाओ मुझे छिपकली। अचानक उन दोनों को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग हड़बड़ा कर समर की प्लेट की तरफ देखते हैं जहां छिपकली पड़ी हुई थी। अब ऐना भी घबरा कर जल्दी से राहुल के ऊपर चिपकती हुई बोली, आ छिपकली छिपकली, राहुल छिपकली। अब राहुल मुंह बनाते हुए बोला, अरे ऐना, मैं छिपकली नहीं, मैं तो राहुल हूँ, छिपकली तो प्लेट में है। अपने पति की बात को सुनकर ऐना उसे आंखें दिखाते हुए दांत पीस कर बोली, मैं इस छिपकली की बात कर रही हूँ इडियट। वही गौरी भी अब छिपकली देखकर जल्दी जल्दी अपनी जगह से उठकर जोर जोर से उछलने लगी। और फिलहाल यह अच्छा था कि आज याना की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए राका उसे कमरे में ही ले जाकर खाना खिला रहा था, वरना प्रेगनेंसी में शायद उसके लिए पैनिक करना खतरनाक हो सकता था। वहीं अचानक सबको डर के मारे उछलते हुए देखकर आशी और अंश जोर जोर से हंसते हुए एक दूसरे को ताली देने लगे। हा हा हा, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अरे डरो मत, यह छिपकली नकली है, यह तो इस बंदर समर को सबक सिखाने के लिए था। इतना कहकर आशी अपना पेट पकड़कर लोटपोट होकर हंस रही थी, और उसकी बातों को सुनकर बाकी सभी लोग थोड़े शांत हुए, लेकिन समर उसे घूर कर देखते हुए लगा कि तभी कृष, जो कि चुपचाप खाना खा रहा था, उन दोनों भाई बहनों को डांटते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, स्टॉप इट, चुपचाप बैठकर खाना खाओ, यहाँ फालतू का प्रैंक करने की जरूरत नहीं है। और समर, तुम माही भले ही यहाँ किडनैप करके लाई गई है, लेकिन वह यहाँ मेहमान की तरह है, इसलिए उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं, सॉरी बोलो उसे। कृष की कमांडिंग आवाज को सुनकर समर का मुंह बन गया, और न चाहते हुए भी वह माही की तरफ देखकर उसे सॉरी बोलता है। सॉरी छिपकली, मेरा मतलब माही। इतना कहकर वह डाइनिंग टेबल से एक केला उठाकर उसे खाते हुए आशी को
जीभ चिढ़ाकर वहां से जाते हुए बोला, भाई मेरा तो खाना हो गया, मैं तो चला अपनी स्टडी करने, गुड नाइट। अब घर के बाकी फैमिली मेंबर भी धीरे धीरे अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। वहीं अब डाइनिंग एरिया में आशी और अंश और कृष ही मौजूद थे। तभी कृष ने अंश की तरफ देखते हुए उसे रोकते हुए बोला, अंश मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, फायरफ्लाई तुम कमरे में जाओ। कृष के कमांड को सुनकर आशी प्यार से अपने भाई को गले लगाकर उसे गुड नाइट कहकर वहां से चली गई। और अब कृष और अंश आपस में कुछ बातें करने लगे। वहीं आशी जब अपने कमरे की तरफ जा रही थी, रास्ते में उसे गौरी नजर आई, जो आशी को सामने से रोकते हुए बोली, आशी दीदी मुझे आपसे कुछ काम था, दरअसल मुझे आपसे कोई चीज चाहिए थी, पर समझ नहीं आ रहा मैं कैसे मांगूं। गौरी के सवाल करने पर आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे गौरी, तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। यह सुनकर गौरी कुछ सोचते हुए बोली, वह दरअसल आशी दीदी, वह एक बार आपने एक ग्रीन कलर का ब्रेसलेट पहनना था ना, जो आप मुझे कह रही थी कि अगर मुझे पसंद है तो मैं रख लूं, पर उस दिन मैंने मना कर दिया था। दरअसल मुझे वह ब्रेसलेट चाहिए था। वह क्या है ना, कल पीटर भैया को कुछ शॉपिंग करने के लिए जाना है, तो मैंने सोचा कि मैं भी उनके साथ चली जाऊं, इसी बहाने मेरी भी थोड़ी शॉपिंग हो जाएगी। और मैं ग्रीन कलर की ड्रेस पहनने वाली हूं, तो मैंने सोचा कि, और इससे पहले कि गौरी आगे कुछ कहती, आशी मुस्कुराते हुए उसके गालों को अपने हाथों से थपथपाते हुए बोली, अरे बस इतनी सी बात, चलो ठीक है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें देती हूँ। इतना कहकर आशी गौरी को अपने साथ ले गई और अब वह एक डिजाइनर ब्रेसलेट गौरी को देते हुए बोली, यह लो, लेकिन इसे संभाल कर रखना, वह क्या है ना, इसमें रियल डायमंड लगे हुए हैं और यह बहुत एक्सपेंसिव है, बाकी तुम इसे रख सकती हो, वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। और आशी की बात सुनकर गौरी मुस्कुराते हुए उसको गले लगाकर बोली, थैंक यू आशी दीदी, आप बहुत अच्छे हो। अरे गौरी तू भी तो बहुत प्यारी है। अच्छा चल ठीक है, अब मुझे स्टडी करने जाना है, तो तुम अपने कमरे में रेस्ट करने जाओ। आशी के कहने पर गौरी वह ब्रेसलेट लेकर कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन कमरे से बाहर आते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह अपने हाथ में लिए हुए उस ब्रेसलेट को देखते हुए काफी परेशान होकर अपने आप से बोली, आई एम सॉरी आशी दीदी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। हे कान्हा जी प्लीज मुझे माफ कर देना। इतना कहकर गौरी अपने कमरे की तरफ चली गई और अब उसने किसी को कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ अंश ने कृष को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर कृष थोड़ा शॉक हुआ और फिर अंश की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम यह करना चाहते हो? मेरा मतलब हम लोग नफरत और बदले के जिस रास्ते पर निकल पड़े हैं वह आई होप यू अंडरस्टैंड। आई थिंक तुम्हें इस बारे में एक बार फायरफ्लाई से बात कर लेनी चाहिए। और कृष के समझाने पर अंश ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैंने फैसला ले लिया है और अब मैं इस फैसले से पीछे नहीं हो सकता। और जहां तक बात है आशी की, तो वह बहुत समझदार है, वह मुझे जरूर समझेगी, आखिर बहन है मेरी। और बाय द वे थैंक यू सो मच, तुमने आज तक मेरी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और हम लोगों के लिए इतना कुछ। और इससे पहले कि अंश आगे कुछ कहता, तभी कृष अपना हाथ दिखाकर उसे आगे कुछ भी कहने से रोक देता है और अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए अपनी कड़क आवाज में बोला, मैंने जो किया वह मेरा हक है, मेरा फर्ज है, उसके लिए मुझे तुम्हारे थैंक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि फायरफ्लाई मेरी है और उसकी हर ख्वाहिश मेरी जिम्मेदारी है, उससे जुड़ी हर चीज मेरी है। खैर रात काफी हो चुकी है, अब हमें सोना चाहिए। इतना कहकर कृष वहां से चला गया और कृष के जाने के बाद अंश भी एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ निकल गया।
कुछ ही देर में वह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नजर कमरे में घूमने लगी, क्योंकि उसके सामने काजल नहीं थी। यह देखकर उसके चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशन आने लगे थे कि तभी उसे महसूस हुआ कि बालकनी साइड कोई खड़ा है। इसके बाद अंश की नज़र सोफे के पास कॉफी टेबल पर रखे हुए कुछ प्लेट्स पर गई, जो कि फिलहाल खाली हो चुकी थी, जिसे देखकर वह समझ चुका था कि काजल ने खाना खा लिया है और अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अंश जैसे ही बालकनी में गया, उसने देखा काजल बालकनी की तरफ खड़ी है और बालकनी में चारों तरफ से लोहे के तारों से बने हुए एक बैरियर लगा हुआ है, क्योंकि अंश को अभी भी इस बात का डर था कि कहीं काजल अपनी बेवकूफ़ी में आकर फिर से कहीं बालकनी से छलांग न लगा दे। अब अंश उसकी जिंदगी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। काजल, जो कि इस वक्त बालकनी में एक वाइन कलर के लॉन्ग नाइट सूट में खड़ी थी, जो कि एक मैसी ड्रेस की तरह था, जिसके कंधे पर पतली स्ट्रिप लगी हुई थी। आगे और पीछे का गला थोड़ा डीप था। हालांकि यह नाइट ड्रेस उसकी बॉडी को पूरी तरह कवर कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह इसमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, या फिर यह खूबसूरती मोहब्बत करने वाले की आंखों में थी। अंश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वह धीरे से काजल के पास आकर उसे पीछे से हग करते हुए उसके कंधे पर अपना चिन रखकर मीठी आवाज में बोला, तुम सोई नहीं? अब तक मेरा इंतजार कर रही थी क्या? और अचानक अपनी कमर पर अंश के ठंडे हाथों को महसूस कर काजल, जो चांद को देखते हुए अपने आप में कुछ सोच रही थी, अपने ख्यालों से बाहर आई और थोड़ा हैरान होते हुए अपना चेहरा थोड़ा पीछे के ले जाकर अंश को देखते हुए बोली, अचानक जिंदगी में इतनी उथल पुथल मच जाए तो नींद कैसे आएगी? लेकिन एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड माही ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो उसे बुरा लगेगा। जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरी लड़की के कारण तुम्हारी सारी प्लानिंग फेल हो जाए। बहुत मेहनत की होगी ना तुमने इस प्लानिंग के लिए। काजल की बातों में ताना साफ नजर आ रहा था, लेकिन अंश, जो कि अब काजल को कुछ भी समझाना नहीं चाहता था, उसे यूं ही पीछे से हग किए हुए प्यार से उसके गालों पर किस करके बोला, जब बीवी इतनी खूबसूरत हो तो कोई भला गर्लफ्रेंड के पास क्यों जाए? मुझे तो अब हर वक्त अपनी बीवी की बाहों में ही रहना है और बस उसी से प्यार करना है। अंश की बात को सुनकर काजल अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक स्माइल लिए मुस्कुराते हुए बोली, बीवी और तुम्हारी मजाक कर रहे हो क्या? तुम शायद भूल रहे हो हम दोनों की शादी नहीं हुई। मैं बस तुम्हारी मिस्ट्रेस हूँ, जिसे तुम अपना दिल बहलाते हो। वह क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, वेश्या। और इससे पहले कि काजल आगे कुछ कहती है, अंश एक झटके में उसे अपनी तरफ घुमाकर उसके कंधों को अपने हाथों से दबाते हुए गुस्से से दांत पीसकर उसे घूरने लगा। काजल, स्टॉप इट, खबरदार जो यह शब्द अपनी जुबान से दोबारा निकाला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कितनी बार कहा है तुमसे इस तरह के घटिया शब्द अपने लिए इस्तेमाल। और इससे पहले कि अंश गुस्से में कुछ और कहता, काजल यूं ही अपने चेहरे पर कड़वी मुस्कान लिए मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, बुरा लग रहा है क्या? तुम भूल गए क्या? तुम ही ने तो कहा था कि मैं तुमसे किसी चीज की उम्मीद ना रखूं। तुम सिर्फ मेरे साथ सो सकते हो, मुझे प्यार नहीं दे सकते, अपना नाम नहीं दे सकते। मुझे तो लगा कल रात तुमने सिर्फ मुझे अपनी बातों से बहलाने के लिए मेरी वह खून भरी मांग सजा दी थी। अंश कहूं या जीवा, चाहे जो भी नाम है तुम्हारा, तुम्हें याद होना चाहिए कि मेरी शादी इस तरह नहीं होती। तुमने जो किया वह मूवी में और आजकल के निब्बा निब्बी भी करते हैं, लेकिन शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन है जो हम दोनों के बीच कायम नहीं है। इसलिए अपने इस प्यार के दिखावे को अपने पास ही रखो। यह उस पुरानी काजल पर काम आते थे, इस नई काजल पर नहीं आएंगे।
इतना कहकर वह अंश की बाहों से अपने कंधों को छुड़ाकर वहां से जाने लगी कि तभी अंश एक झटके में उसके हाथों को पकड़कर अपने करीब खींचता है। आह की आवाज के साथ काजल खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक ही अंश की बाहों में समा गई। और अब वह अपनी नजर उठाकर अंश की तरफ देखती है कि तभी अंश उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर अपने बिल्कुल करीब करते हुए अचानक ही उसे झटके से अपनी तरफ पुश कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या कहा हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं है और तुम्हें मेरी बातें मजाक, झूठ और फरेब लग रही हैं? तो ठीक है, वादे के मुताबिक कल सुबह ही हम लोग मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस जाएंगे और वहां मैं तुमसे पूरी तरह लीगल मैरिज करूंगा। फिर तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन हो जाएगा ना। और अंश की बातों को सुनकर काजल हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अंश सचमुच उससे शादी करना चाहता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह एक झटके में रोते हुए उसके सीने से लग गई और तड़प कर बोली, मुझे नहीं पता तुम सच कह रहे हो या झूठ, तुम्हारी बातों में फिर से कोई धोखा या फरेब है या नहीं। तुमने आज तक मुझे बहुत तकलीफ दी है जीवा। तुम आज तक मेरे सामने पत्थर बनकर रहे, फिर भी मैंने तुम्हारी पूजा की। उस दिन तुम्हारे इसी पत्थर दिल की वजह से मैं अपने पापा के ट्रीटमेंट करवाने वक्त पर नहीं पहुंच पाई और मैंने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तुमने मेरा दिल, मेरी आत्मा तोड़ दी और इसीलिए मैं तुमसे नफरत करना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं तुमसे नफरत कर ही नहीं पा रही, क्योंकि यह सच है कि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जिंदगी भर करती रहूंगी। लेकिन हमारे रास्ते अलग हैं, यह बात तुम भी जानते हो और मैं भी समझ चुकी हूँ। हम लोग नदी के वह दो किनारे हैं जो कभी मिलकर भी नहीं मिल सकते। क्या यह जानने के बावजूद तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। प्लीज मुझे झूठे सपने मत दिखाओ जीवा, क्योंकि जब यह टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है और तुम्हारे प्यार में तो मुझे हमेशा दर्द ही मिला है। मुझे डर लग रहा है तुम फिर से एक दिन पहले की तरह पत्थर ना बन जाओ, क्योंकि अगर अब ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी पूजा नहीं कर पाऊंगी और तुमसे नफरत करना भी मेरे लिए नामुमकिन ही रहेगा। और काजल की बातों को सुनकर जीवा उसकी आंखों में दर्द देखकर वह यूं ही उसे कस के अपने सीने से लगाते हुए उसके माथे, आंखों और गालों पर किस करते हुए बोला, नहीं, यह तुम्हारी गलतफहमी है। हम दोनों को अब एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारे सपने कभी नहीं टूटेंगे। मैं तुम्हें अपनाऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाऊंगा। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, तो अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं तुमसे वादा करता हूं मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। हम लोग कल ही शादी करेंगे, क्योंकि अब तुमसे दूर रहना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है। आई प्रॉमिस, तुम तो मुझसे शादी कर लोगे, लेकिन तुम्हारी बहन, क्या वह हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी? क्या वह अपने दुश्मन की बेटी को अपने भाई के लिए पसंद करेगी? कहते हुए काजल सवालिया नजर से अंश की तरफ देखने लगी और अब उसकी बातों को सुनकर अंश हैरानी से काजल की तरफ देखने लगा। तो दोस्तों, क्या अंश कर लेगा शादी काजल से? क्या आशी काजल को एक्सेप्ट करेगी अपनी भाभी के रूप में? आगे क्या होने वाला है कहानी में, इसके लिए आगे की कहानी अवश्य सुने। आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल DL हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।